आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, जिसमें चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें चैप्टर 2 में क्या है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम डिटेल से आज देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देख लें इसके क्रियाकलाप की, कौन कौन से क्रियाकलाप है जिसके बारे में हम इनको देखते हैं। औसतन इसमें आप एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन कितना 150 लीटर जल का उपयोग करता है। तो हम इसके उपयोग देख लें और प्रति लीटर जल के बारे में देख लें, प्रतिदिन जो खर्च होता है। तो पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, और फिर नहाने के लिए 20 लीटर, और शौचालय के लिए 40 लीटर, वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर, टोटल मिला के कुल हुआ 150 लीटर। फिर इसके बारे हम देखें हम, इसलिए अलवणीय जल जो है वह पृथ्वी के सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। कौन? अलवणीय जल जो है वह पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी जल ने पृथ्वी के जल को बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण कि पृथ्वी का जल स्तर बढ़ाया जा सकता है और ना इसको घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता यानी कि प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वह की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों में, जैसे कि वायु है, भूमि है, और इनका पुनः महासागरों के द्वारा, अन्य महासागरों में इनका क्या किया जाता है, चक्रण के द्वारा गतिशील हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। कुछ अनेक मनुष्य जल की इसमें बहुत बड़ा उपयोग करता है, ना कि केवल उसके धुलाई ही करता, वरन इसमें अनेक प्रकार की क्रिया के द्वारा ही मनुष्य इसका जल का दोहन करता है। जैसे कि फिर इसमें हम देखें जल कृषि, उद्योग, बांध, जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। और जल स्रोतों को सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण ही अलवणीय जल जो आपूर्ति की कमी, मुख्य कारण किसको, जनसंख्या और भोजन के नजदीकी फसलों की इसमें बढ़ती हुई दृढ़ता, नवीनीकरण की बेहतर उपयोग, यानी कि जीवन स्तर इसमें स्तर अच्छा होता है। आप देख होता है। और तो फिर अब हम इसमें देखें हम कि इसकी जल की उपलब्धता की समस्या के बारे में देख लें कि जल में किस प्रकार की उपलब्धता है और इसकी क्या समस्या है। विश्व के कई देशों प्रदेशों की जल की कमी है। अधिकांशतः आप अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और फिर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग हैं, और फिर उत्तर पश्चिमी जैसे कि मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग में, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के अलवणीय के जल की आपूर्ति। इसकी वजह से वायु प्रदेशों में यहाँ स्थित है, जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनके अलावा जलाशय से अधिक आने की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग जल स्रोतों को आने की संदूषण के कारण ही जल का अभाव इसमें हो सकता है। किसके कारण? जल संदूषण के कारण। अब इसमें हम जलाशय जल संसाधनों का किस तरह से संरक्षण करना चाहिए उसके बारे में देख लें। तो आज के विश्व में शुद्ध पर्याप्त जल का पहुंचना एक बड़ी समस्या, मतलब कि आज की स्थिति में देखें हम कि जो शुद्ध जल है वह पानी की धरती तक आने की जो शुद्ध जल का पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि शुद्ध जल नहीं पहुंचने का कारण है कि कारखानों और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वह जो जल स्रोत है उसमें उसका जो गंदा पानी होता है वह जलाशय में चला जाता है, जिसके कारण कि इसकी वजह से यह जल पूरा प्रदूषित हो जाता है। वह इसकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है। यह क्षीण होते हैं संसाधन के संरक्षण के लिए
कदम उठाने चाहिए। यद्यपि एक न आने की जल का एक नवीकरण संसाधन है इसका, यद्यपि इसका होता है, जैसे कि आप यहाँ यमुना नदी पर का है जो औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला जो प्रदूषित पदार्थ आने की जल है वह किस तरह से मिलकर इनको प्रदूषित कर रहा है। तो फिर हम इसमें आगे देखें कि किस तरह से इनका अति उपयोग करने से प्रदूषण उपयोगी है, जो कि उपयुक्त जल को बना देते हैं अशोधित या आंशिक रूप से इसमें शोषित है। जो बाह्य जल है कृषि संसाधनों में, विसर्जन में, जल निकाय में, औद्योगिक वाहित जल और इसका जो प्रमुख यानी कि संदूषक है गति यानी कि शामिल है नाइट्रेट, इसमें क्या नाइट्रेट है और अन्य पीड़ानाशक जो जल स्रोतों में इस तरह से प्रभावित कर दी जाती है। अधिकांशतः रसायन अजैविक या निम्नीकरण होने के कारण जल के से जो होने के कारण जिससे मनुष्य के शरीर के अंदर तक यह पहुंच जाते हैं। और इस तरह से आप इस प्रदूषकों को जल निकाय को छोड़ने के लिए पूर्व बही स्रोत ये उपयुक्त की विधि है, यानी कि जो इन विधियों के द्वारा उपयुक्त करके इनको पुनः शोधित किया जाता है करके वह जल में प्रदूषित को नियंत्रित करता है। और वन्यजीव और वनस्पति आवरण या धरातलीय प्रभाव पर मंद रहते हैं। भूमिगत जल स्रोत जो पुनः पूरित आने की पूर्तता करते हैं। और फिर जल का संग्रहणी पृष्ठ प्रभाव है जो कि दूसरी विधि से जल को रिसाव के कारण करने से खेतों को सिंचित करने वाली नहरें ठीक से पक्का करना पानी की पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा ढप्पन की सहायता से उपयोग करते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर यह एक बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित किया जाता है। इस कारण आप सिंचाई कर जैसे ड्रिपिंग की सहायता से आप इसमें स्प्रिंग या नोजल की सहायता से आप ये सिंचाई का माध्यम देख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव यानी किस तरह से प्राकृतिक है उसमें वन्य जीव का किस तरह से रोल होता है उसके बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर स्कूलों के बच्चे में हस्तशिल्प और प्रदर्शनी के रूप में घूम सकते हैं। और फिर यहाँ पर प्रदर्शनी वस्तुएं देख सकते हैं और भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई है। और जैसे मोना ने थैला में हाथ में उठाया और उत्साह से कहा यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा कि यह जूट से बना हुआ एक हैंडबैग है। क्या आप इन टोकरियों को दो या कुर्सियों को देख सकते हैं जिनमें बेत और बांस की बनी, मतलब कि बीट की और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसे जेसी ने रेशम के स्कार्फ को उठाया और फिर इसे देखकर वह उत्साहित हो गई। कौन? जेसी। किसका? रेशम का स्कार्फ को उठाकर देखा और जिसकी वजह वह उत्साहित हो गया और यह एक खूबसूरत स्कार्फ है। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीट आने की रेशम कीटों की से प्राप्त, मतलब कि यह किससे? रेशम के कीटों से प्राप्त करके इसको बनाया गया है। जो कि रेशम के कीट कहाँ शहतूत के वृक्ष पेड़ों पर पाले जाते हैं और बच्चों ने समझ किया कि यह अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के उत्पादों से बने हैं। इसका उपयोग दैनिक जीवन में करना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े हैं। एक सक्रिय भाग है जिसे क्या कहा जाता है? इसे जीवमंडल कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेशम का कीट का किस तरह से पालन करते हैं। यह कौन से यानी कि शहतूत के जो पेड़ है उसमें ये पाए जाते हैं, इनको पाला जाता है। और आप फिर इस यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किस तरह से आप सभी जीवित जंतु, अनेक जीव जंतु और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर यह परस्पर संभावित होते हैं और या निर्भर रहते हैं। यह जीवन पर आधारित यह क्या कहलाता है? यह आधारित क्या? परितंत्र कहलाता है। तो वनस्पति और वन्यजीव का बहुमूल्य संसाधन है जो हमारी इमारती लकड़ी प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा सुरक्षा करते हैं, रक्षा मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल संग्रह की सहायता करते हैं। और फिर आप इसमें लैक्टोस, तारपीन, तेल, गोंद, औषधि आदि पाए जाते हैं जो कि कागज का
यानी कि इससे कागज भी बनाया जाता है। और आवश्यक है कि अन्य जो पौधे हैं अल्पसंख्यक उपयोग में इसका जोड़ भी हो सकता है। जैसे कि आप इसमें वाहक का यानी कि वाहक कमल का एक औषधि यानी कि बूटी के रूप में किया जाता है। और फिर इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में किलकिला ये गिद्ध है। वन्य जीवन के अंतर्गत यह पक्षी कीट जलीय जीव आते हैं जो हमें दूध मांस खाल आदि ये ऊन भी प्राप्त कराते हैं। जैसे कीट में आप देख सकते हैं मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों में परागण करती हैं और फिर परितंत्र के अवघटक के माध्यम से एक दूसरे पर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों का चिड़िया जो होती है अपने भोजन किसके लिए किस पर निर्भर करती है, कीटों पर निर्भर करती है और यह अपघटक के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो होता है वह मृतक जीवों को खाने का काम करता है और जिससे कि वह एक सफाई कर्मचारी भी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गिद्ध को, क्योंकि वह हमारे हुए जो मवेशियों है मवेशियों को खा लेता है जिससे कि उनसे मवेशियों से फैलने वाली जो विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है उससे बचाया जा सकता है। इसलिए इसे सफाई कर्मी का नाम से भी जाना जाता है। किसको? गिद्ध को। यह शोधकारक या प्राणी जो चाहे अथवा यह छोटे छोटे परितंत्र के रूप में को बनाए रखते हैं। जैसे कि आप एक घास स्थल एवं वन्य जीव के बारे में यहाँ देख सकते हैं। तो फिर देखें हम वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति का विवरण किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति उनका विवरण दे सकते हैं। वनस्पति एक यानी कि वृद्धि मुख्य कारक तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। विश्व के वनस्पति मुख्य प्रकार के 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि वन है, घास स्थल है और यानी कि गुल्फ और टुंड्रा। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिएगा हम फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें हम देखेंगे जो भारी यानी वर्षा के वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग पाते हैं। मतलब कि जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी उग सकते हैं। इस प्रकार प्रचुर मात्रा में जल की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही हो पाती है। जैसे कि आर्द्रता कम होती है और वैसे वैसे वृक्षों का आकार उसकी संघनता भी कम होते जाती है। मतलब कि जिस तरह से उसकी आकार बढ़ते जाता है उसी मात्रा में उसकी आर्द्रता भी कम होती जाती है। वृक्षों का आकार और संघन कम हो जाता है। यानी कि यहाँ सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार के या बड़े वृक्ष या घास भी उग पाते हैं जिसकी वजह से वह किस तरह से स्थलों के रूप में निर्भर रहती है। और यह वर्षा का काल शुष्क क्षेत्र में जैसे कि कठिलियाँ या गुल्फ की उग पाते हैं। मतलब जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर कठिले वृक्ष या झाड़ीदार वृक्ष भी उगते हैं। और इस प्रकार से आप इन क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ों के बारे में यहाँ वास्तु सृजन और होने वाली आर्द्रता की हानि उठाने के लिए इस तरह से पेड़ों की पत्तियों को कांटेदार कहते हैं। और फिर इस क्षेत्र में जैसे कि मोमी सतह वाली क्षेत्र होती है, शीत ध्रुवीय प्रदेश, टुंड्रा वनस्पति, मांस लाइकेन आदि इसमें हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि वन में अजगर है जो वन में पाया जाता है। पिछली शताब्दी विश्व में हमने लोगों की समस्या और उनसे जुड़े अधिक लोग होते बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार के फसलों को उगाने के लिए विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काटे जाते हैं। यह विश्व के अनेक आवरण में तेजी से वह क्या हो रहा फैल रहा या संरक्षण के लिए आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर स्कूल छात्रों ने किस तरह से वनों को लगाए इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर इसमें देखें हम कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण हमें किस तरह से करना चाहिए। इसके बारे में हम देख सकते हैं हमारी जो संपदा है वह पौधे पर आश्रित प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को असुरक्षित भी रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ हस्तक्षेप के कारण ही पौधों में जंतुओं का प्राकृतिक जो आवास है वह धीरे धीरे कर क्या हो रहा है वह नष्ट हो रहा है। बहुत सी सांस्कृतिक यानी की जातियां हैं असुरक्षित हैं अथवा संकटग्रस्त हैं जिसके कारण की बहुत सी एक अनेक प्रकार की जातियां हैं जो असुरक्षित और जिसके कारण की वह संकट की ओर है। लुप्त होने के कगार पर आप यहाँ पर वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन आदि के क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में लुप्त होने के कारण कई प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आज की मुख्य चिंता है जो हमारे अधिक आने की जो अनाधिकार को शिकार को बढ़ावा देती हैं जिससे कि कुछ खास प्रजातियां इसमें आप यहाँ पर देखिए सुनामी के कारण गिरने की वर्षा की मात्रा।
और इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें तेजी से कमी के कारण पशु खाल, चमड़ा, नाखून इत्यादि जो पंखों और सींगों का क्या करते हैं, एकत्रित करके इनका यानी व्यापार करते हैं, जो कि एक कानूनी अपराध है। और जंतु के जो अनाधिकृत शिकार किया जाता है, जैसे कुछ जंतु शेर, चीता और ब्लैक बक या मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, इनका आदि संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा किया जाना चाहिए और इस तरह से होने वाले इस काले व्यापार को रोकना चाहिए। और फिर हम इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निरीक्षण के लिए प्राकृतिक वनस्पति और अन्य सुरक्षित संसाधन को बनाए रखते हैं, जैसे कि सक्रिय घाटियां, झीलें, आर्द्रता संरक्षण, मूल्यवान को नष्ट होने से हम इस तरह से आप बचा सकते हैं। अब इसमें हम देखें कि क्रियाकलाप या समाचारों में आप पढ़िए और यहाँ पर किस प्रकार की यानी जो समस्या है उसको देख सकते हैं। अधिक जानिए और दनावल प्रजात वनस्पतियां और संपूर्ण यानी कि के लिए खतरा और दनावल के लिए रूप में इसमें 3 कारण भी घटित हैं। तड़ी झंझा के कारण ही प्राकृतिक अग्नि का लगना और कई तरह की लापरवाही के कारण घास स्थलों पर ऊष्मा के कारण अग्नि को लगाना, जिसकी वजह से वह सारा नष्ट हो जाता है। और स्थानिक लोगों के लिए एक से यानी कि उद्यमी और शरारती लोगों के किस तरह से इनका उद्देश्य से अग्नि लगाना। अग्नि लगाने का मतलब है कि आग लगा देना, जिसकी वजह से वह सारा जल जाता है। और नियंत्रण के कुछ उपाय, शिक्षण के द्वारा अग्नि लगाने से रोकना। और इसमें आप परीक्षण बिंदु, निपुण भूमि और इसके चौकसी के सवाल, इसके बारे में आप यहाँ पर पूरा डिटेल से समझ सकते हैं। और इस तरह से हम प्रजातियों की समस्या का भंग किया न किया जाए, पर्यावरण के संतुलन को बना रहता है। इस वजह से अनेक विश्व में अनेक प्रकार के अनेक भागों में कुछ मनुष्य को अपने क्रियाकलाप में, जैसे कि प्रजातियां, प्राकृतिक आवासों का उथल पुथल हो रहा है, जिसके हो जाने के कारण क्या, प्राकृतिक आवास का धीरे धीरे करके इधर उधर आने के उथल पुथल हो रहा है। अनेक पक्षियों को, जीव जंतु को अंधाधुंध शिकार, मतलब जो पक्षी और पशु हैं उनका अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जिसके कारण की वह धीरे धीरे कर विलुप्त हो रहे हैं। और इसमें प्रादेशिक समुदाय के कारण ही, जिसमें अनेक प्रकार की वानिकी है, वनोत्सव है, उत्साह को प्रोत्साहन दिया करना चाहिए। और इसके लिए बच्चों पर परीक्षा इस तरह से हमको आयोजित करना चाहिए, जिसकी वजह से कि इनको रोका जा सके और उनको प्रोत्साहन किया जा सके, जिसमें ये होने वाली समस्या से निराकरण मिल सकता है। और यह निवास का उल्लेख भी इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और फिर बहुत से तेजी से पक्षियों को, पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध भारत में चीते, शेरें, हिरने आदि शारां को, मोर को मारना यह क्या है, एक अवैध है। इनको नहीं मार सकते, यदि इनका शिकार करते हैं तो हमको सजा भी मिल सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति CITES या द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड endangered species एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना एंड फ्लोरा के बारे में हम यहाँ पर इनको रोकने के लिए का इस तरह की संस्था का निर्माण किया गया है। और इसमें की परीक्षा आने की प्राणियों, पक्षियों और अनेक प्रकार के अन्य जातियों की सूची तैयार की जाती है, जैसे कि उन्हें कौन कौन सी सूची में रखा गया और उनको किस तरह से उनका यानी कि संरक्षण किया जाना चाहिए। इस तरह हम उनका यानी कि उस सूची के आधार पर कर सकते हैं, जो कि मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य या नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है। चीतल के झुंड देखिए और यहाँ पर हाथियों का एक झुंड काजीरंगा। और फिर शब्दावली नीचे दिए गए, जो कि जैव मंडल या नेटवर्क के द्वारा किस तरह से जुड़े संरक्षण के विकास के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। आई क्या आप जानते हैं कि CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ यानी कि वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के सरकारी और के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके उद्देश्य सुनिश्चित करना भी एक प्राणी और पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं और उनके जीवन में एक खतरा भी नहीं है, यानी कि अवैध खतरा को किस तरह से रोका जा सकता है। और मोटे तौर पर हम इनको 5000 प्रजातियां, और जिसमें कि 28,000 ये क्या है, पशुओं की कितनी है, 5000 प्रजातियां, और पौधों की 28,000 प्रजातियां रक्षित की जा सकती है, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैप्टस या प्रवाल, आर्कटिक्स, कुछ ऐसे इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब इसमें की कुछ सवाल
जो कि निम्नलिखित में से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मृदा निर्माण के लिए किस तरह के उत्तरदायित्व है, 2 जलवायु कारक बताइए, और भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताना आपको कि किस तरह से हमें भूमि का निम्नीकरण करना चाहिए। भूमि और इसका महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, 2 प्रमुख सोपानों के बारे में, जल संरक्षण का हमें 3 तरीका बताइए जिस तरह से हम जल को यानी कि सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा का प्रदूषण का निर्माण नहीं कर सकता? इसमें कि मृदा का गठन, जैव पदार्थ या समय क्या नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र ढालों वाले मृदा अपरदन के रोकने के लिए कौन सी कृषि उपयुक्त है? मतलब कि रक्षक मेखला, माल्चिंग या वेदिका? तो हमको पता है कि यह वेदिका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद करने से कर देना चाहिए जब आवश्यक हो, आवश्यकता ना हो, मतलब कि जब उस टाइम को बंद कर देना चाहिए जब उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। नल का उपयोग को बंद करने के लिए यानी कि बंद तुरंत कर देना, मतलब कि नल का उपयोग के बाद ही तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि खरीदी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए? देख लीजिएगा आप इसको। अब इसमें हम देखें निम्नलिखित में से इनका मिलान। भूमि का उपयोग, ह्यूमस, चट्टान, बांध और जैवमंडल। इसमें मृदा अपरदन को रोकना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच में जुड़ा एक सकरा यानी कि एक बहुत ही सकरा क्षेत्र होता है। भूमि के उत्तरदायित्व उपयोग, ऊपरी मृदा पर निक्षेप जैव पदार्थ समुच्चय जुताई किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में इसका जोड़ी का मिलान करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। और यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर सत्य असत्य बताइए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आबाद है, बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पर देखें हम, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही, बिल्कुल सही है। और भी तटीय क्षेत्र में पवन को गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाने वाले जिससे बीज की फसल को उगाना चाहिए। हाँ सही बात है, ये भी सत्य है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्र में व्यवस्थित रखना चाहिए, आप इसको देख सकते हो। जैसे कि अब इसके क्रियाकलाप को आप यहाँ पर पढ़कर इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मुर्गी जिसके बारे में और इसको अन्य तरह की ये जानकारी है, इसको आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ आप इसका बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।